हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम दुबे अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 11 का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स तक की पहुंच पाए और वो बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है, समझिएगा अच्छे से ध्यान से। मैं इसका पूरा बेसिक्स आपको समझाने वाला हूं आज। तो हमको एक चीज मालूम है, हमने एक चीज पहचानी हुई है अच्छे से, dy by dx। हमारा बेसिक जो था वो dy by dx था और हम सभी को मालूम है कि dy by dx जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? डिफरेंशिएशन। तो dy by dx डिफरेंशिएशन को कहते हैं। और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो आपको एक चीज ये मालूम है कि यहां पर y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। y इज अ फंक्शन ऑफ x और यहां पर एक डिवीजन हमने लगाया हुआ है और उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में दो चीजें हमने देखी थी। उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हमने देखा था वो ये देखा था कि जब भी हम डिफरेंस करते हैं और साथ ही साथ हम डिवीजन करते हैं, डिफरेंस और डिवीजन, तो उन दोनों को मिलाकर जो बनता था वो होता था डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के दो टूल से, बेसिक टूल से मिलकर बना हुआ है और वो ऑपरेशनल टूल्स हमारे कौन कौन से थे? डिफरेंस और डिवीजन। लेकिन जैसे ही मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। जो हम डिफरेंशिएशन में करते आ रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे इंटीग्रेशन में। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंस का उल्टा जो होता है हमको मालूम है, डिफरेंस का जो उल्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन। और डिवीजन का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को मिला करके जो नया टूल हमारा बनेगा उसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए, यहां पर y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो मैं इन दोनों फंक्शंस की बात करूं तो यहां ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर y x का फंक्शन था तो हमने उसका क्या कर दिया था? यहां पर एक डिवीजन लगा दिया। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। सेम चीज यहां पर y x का फंक्शन होगा, लेकिन यहां पर दोनों के बीच जो होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिवीजन। तो डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन। और यहां पर दो फंक्शंस के बीच में यहां क्या था? डिवीजन था। यहां पर दो फंक्शंस के बीच क्या था? डिवीजन। लेकिन यहां पर जैसा हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो जो हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे जस्ट उसका अपोजिट हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन पर। तो यहां पर जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा था दो फंक्शन का इंटीग्रेशन पर, तो वही चीज डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था। अब यहां पर हम बात करें एडिशन की, तो हम देख रहे थे कि यहां पर डिफरेंस हो रहा था। हमको मालूम था कि जो भी पावर हम लेते थे वो पावर हमेशा एक कम हो जा रहा था। पावर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, यहां पर एडिशन करना है तो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एडिशन के लिए हम लोग इस वाले सिंबल का यूज करते आ रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल या समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन। लेकिन जब कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस में इसी को हम एक दूसरे फॉर्मेट में यूज करते हैं और उसे बोलते हैं इस तरह से। तो याद रखिएगा, ये जो सिंबल है ये सिंबल है एडिशन ऑफ टू फंक्शन। ये सिंबल क्या है? एडिशन ऑफ टू फंक्शन। एडिशन ऑफ टू फंक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल साइन। तो जहां पर भी ये साइन आपको नजर में आएगा तो याद रखिएगा ये साइन हमेशा इंटीग्रेशन का होता है। किसका होता है? इंटीग्रेशन का। थोड़ा इसको ध्यान से और देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक फंक्शन हमने लिया कुछ इस तरह से dy अपॉन dx, और इन दोनों को डिफरेंशिएशन करने से हमें मिल रहा है u। क्या मिल रहा है? u। यहां पर हमें एक वैल्यू मिल रही है जहां पर हमको एक चीज ये मालूम है कि अगर इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए तो u इंटू dx, और यहां क्या हो जाएगा? dy। क्या हो जाएगा? dy। अगर मैं यहां पर दोनों में इंटीग्रेशन लगा दूं, दोनों जगह पर हमने क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन।
यहां भी इंटीग्रेशन लगा दिया, यहां भी इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये जो dy है ये हो जाएगा y। कैसे? dy को हमको बहुत बार जोड़ना है, तो जब छोटी छोटी चीजों को हम बहुत बार जोड़ेंगे तो एक बड़ी चीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बड़ी चीज। जैसे कि पॉइंट 1 को अगर हम जोड़ते जाएं 10 बार, तो पॉइंट 1 को अगर हम 10 बार जोड़ते जाएं तो वो 1 बन जाएगा। 1 को अगर 100 बार जोड़ते जाएं तो वो 100 बन जाएगा। 100 को अगर हम और जोड़ते जाएं लगातार तो वो क्या बन जाएगा? 1000। इसका मतलब छोटी चीज को जब जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाता है? बड़ी चीज बन जाता है। तो dy को, बहुत सारे dy को हमने जोड़ा, तो बहुत सारे dy को जोड़ने पर हमें क्या मिला? y मिला। तो y इज इक्वल टू क्या आया? u इंटू dx। y इज इक्वल टू क्या आया? u इंटू dx। जहां पर आपको चीजें मालूम है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पर u क्या है? यहां पर u x का एक फंक्शन है। इस वाले पार्ट पर u क्या है? x का एक फंक्शन। तो आपने देखा इस तरह से हमको इंटीग्रेशन को यूज करना है। अब एक्चुअल में बात जो आती है वो बात ये आती है कि इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है। हम इंटीग्रेशन यूज क्यों करना चाहते हैं? हम डिफरेंशिएशन अभी तक यूज करते आ रहे थे, डिफरेंशिएशन निकालते आ रहे थे, चेंज की हम कैलकुलेशन करते आ रहे थे, बट व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन यूज करने का बेसिक क्या हमको जरूरत पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, उसे जरा ध्यान से यहां देखिए। तो यहां पर उसको समझिएगा अच्छे से। प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा। हमें जैसे बोला जाए कि एक वैल्यू है कुछ इस तरह से, रेक्टेंगल की वैल्यू, मान लीजिए ये रेक्टेंगल का ये वाला जो पार्ट है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट है मान लीजिए हमारा 10 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। अगर मुझे बोला जाए कि इस पर्टिकुलर शेप का मुझे एरिया निकाल के बताना है, तो मैं जानता हूं कि एरिया मैं यहां पर बड़ी आसानी से बता सकता हूं, लेंथ इंटू विड्थ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 इंटू 10 लेंथ इंटू विड्थ कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? उसका एरिया मिल गया। लेकिन यहीं पर अगर एक चीज नई तरह से देखी जाए, और वो नई तरह की चीज कुछ इस तरह से होगी कि अगर मुझे एक ऐसा एरिया दिया जाए कुछ इस तरह का, ध्यान से देखिएगा, ऐसा, तो यहां पर ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां का जो ये वाला पार्ट है वो पार्ट आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, यहां का पार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर, यहां का पार्ट हो गया 10 सेंटीमीटर और यहां का पार्ट 10 सेंटीमीटर। तो यहां ध्यान से देखिए, जो लेंथ इंटू विड्थ का फॉर्मूला हमने यहां लगाया था 5 इंटू 10, वो हम तब लगा पाए थे जब ये 5 यहां पर भी 5 था, यहां भी 5 था, यहां भी 5 था, यहां भी 5 था। इसका मतलब ये 5 की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रही थी। चेंज अगर कोई हो रहा था तो ये 10 चेंज हो रहा था, लगातार चेंज होते जा रहा था, लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा था वो कौन था? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम इस लेंथ इंटू विड्थ के फॉर्मूले को तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कोई एक चीज कांस्टेंट में हो, हमारे पास कोई एक चीज ऐसी हो जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। बट यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर हम यहां पर आएंगे तो ये कुछ दूसरा वैल्यू होगा, यहां पर आएंगे कुछ दूसरा वैल्यू होगा, यहां पर आएंगे कुछ और वैल्यू होगा, यहां पर आएंगे कुछ और वैल्यू होगा, और लगातार इसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है। इसका मतलब इस लेंथ की वैल्यू, इस हाइट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइट स्लैश लेंथ चेंजेस। यहां पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इसका जो साइज है वो साइज लगातार चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के कारण हम लोग जो 5 इंटू 10 जिसको हम बोलते हैं एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पर लगातार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और अगर ये वैल्यू लगातार चेंज होगी तो हम इस वैल्यू पर उसकी वैल्यू रख करके एरिया नहीं निकाल सकते।
एक सेकंड केस देखिए, एक दूसरा केस हम दिखाते हैं। आप सभी ने देखा होगा स्प्रिंग की वैल्यू, लास्ट अभी 11th में प्रैक्टिकल भी है स्प्रिंग बैलेंस का, उसमें भी आप लोग देखेंगे, हुक्स लॉ भी आप लोग देखेंगे लोड निकालने का। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक बॉडी है, या आप लोगों ने बचपन में टॉयज खेले होंगे, उस टॉय में एक गाड़ी आती थी, उस गाड़ी को हम लोग पीछे रिवर्स करते थे तो वो गाड़ी फिर आगे जाती थी। तो जब स्टार्टिंग पर रिवर्स करते थे तो बड़ी आसानी से रिवर्स होता था, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता था जहां पर उसका रिवर्स होना बंद हो जाता था, और उस पॉइंट से हम गाड़ी को छोड़ते थे तो वो गाड़ी आगे चलती थी। सेम चीज यहां देखिएगा, यहां पर एक स्प्रिंग है, यहां पर क्या है, एक स्प्रिंग, और यहां पर ये कोई व्हीकल है, इस व्हीकल को मैंने स्प्रिंग से इस वॉल के साथ अटैच कर दिया है। मान लीजिए कि एक वॉल है, ये क्या है, एक वॉल, एक फिक्स्ड वॉल है, इट इज अ वॉल एंड इट इज अ ब्लॉक। अब ध्यान से देखिएगा, इनिशियली इस पोजीशन पर फोर्स की जो वैल्यू है वो इस पर 0 है। फोर्स की वैल्यू कैसी है, इस पर 0, ये भी रेस्ट कंडीशन पर है, इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अब जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाने पर ये व्हीकल मान लीजिए यहां तक डिस्प्लेस हो गई। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। ये व्हीकल कुछ यहां तक डिस्प्लेस हो गई और स्प्रिंग की नई पोजीशन ये कुछ इस तरह से आ गई, कुछ इस तरह से आ गई हमारी, और हमने यहां पर फोर्स लगाया हुआ है। इनिशियली जब फोर्स हमने लगाया था तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0। अब यहां पर उस फोर्स की वैल्यू लेट अस एज्यूम, मैं मान के चलता हूं कि 2 न्यूटन हो गई। कितनी हो गई, 2 न्यूटन। और यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का, उसको मान लीजिए वो हुआ 5 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। मैंने फिर से फोर्स इंक्रीज किया, मैंने इस पे और फोर्स लगाया तो ये और ज्यादा कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, और ब्लॉक कहीं यहां पर आ गया, ये इसकी पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन थी ये वाली, ब्लॉक कहीं यहां आ गया, मैंने फोर्स लगा के रखा हुआ है। अब मेरा जो फोर्स है वो फोर्स 10 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 10 न्यूटन। और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट था 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपका है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और ये फोर्स की वैल्यू मान लीजिए यहां पर है 20 न्यूटन। तो यहां ध्यान से एक चीज देखिए कि अगर मैं यहां पर वर्क डन की कैलकुलेशन करूं तो मुझे मालूम है वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब फोर्स को जब मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वर्क डन की कैलकुलेशन मिलती है। बट इस केस में देखिए, जब फोर्स स्टार्टिंग पे लगाया तो फोर्स 0 था, कुछ दूर बढ़ा फोर्स, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहां मान लीजिए ये फोर्स हमारा हो गया था लगभग 10 न्यूटन। कितना हो गया था, 10 न्यूटन। तो जब हमने 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन। जब हमने 9 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स हो गया 20 न्यूटन। इसका मतलब यहां पर लगातार फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें ये फोर्स कांस्टेंट होता है, ये फोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप इस केस में वर्क डन की कैलकुलेशन करना चाहें तो आप यहां पर वर्क डन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर फोर्स क्या हो रहा है, चेंज। जैसे यहां पर कौन चेंज हो रहा था, लेंथ चेंज हो रहा था, यहां पर कौन चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज, लगातार बदल रही है। तो आप दोनों ही केस पर, इस वाले केस पर या इस वाले केस पर, दोनों ही केस पर वर्क डन और एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एक वैल्यू को यहां पर कांस्टेंट होना था, चेंज नहीं होना था, बट यहां पर अल्टीमेट ये वेरिएबल हो गया है, ये लगातार चेंज हो रहा है। तो इस केस पर अगर वर्क डन की कैलकुलेशन हमें करनी है तो कौन हमारी हेल्प करेगा, किस टूल की हेल्प से हम कैलकुलेशन करें। तो इस समय
जो हमारी हेल्प करता है वो होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। देखिएगा कैसे हमारी हेल्प करता है इंटीग्रेशन, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। तो यहां पर अगर मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प से वर्क डन निकालना है तो यहां देखिए, पहले मैं ग्राफ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। ये ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये ग्राफ किसका है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इनिशियली फोर्स 0 था, कुछ इस तरह से फोर्स बढ़ा और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर फोर्स की वैल्यू अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग और यहां पर टोटली अलग हो गई है। तो लगातार फोर्स की वैल्यू अलग है। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर मैं एक पॉइंट लूं यहां पर, या यहां पर मैं एक पॉइंट लूं और एक जस्ट पॉइंट उसके जस्ट बाजू में यहां पर लूं, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। यहां पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया, एज एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि x बराबर हुआ मेरा 10 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये x 10 सेंटीमीटर है, फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, कोई भी एक वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर ये वाली वैल्यू को मैंने जस्ट इसके पास में यहां पर लिया और एक दूसरी वैल्यू मैंने यहां पर लिया, ऐसे करके मैंने इसे 1000 या n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने क्या कर लिया? इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कुछ इस तरह से मैंने इस पूरे के पूरे ग्राफ के हर एक पार्ट को n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कुछ इस तरह से। तो यहां पर अगर मैं एक छोटा सा पार्ट में, ये वाला 10 सेंटीमीटर में ये छोटा सा पार्ट जो है वो मान के चलिए 0.1 सेंटीमीटर है, 10 का 0.1 हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा होता है। और अलजेब्रिक में अगर मैं बोलूं तो ये वैल्यू हमारी है x की सबसे छोटी वैल्यू, तो छोटी को हम लोग बोलते हैं dx। जब भी एक बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा हिस्सा हम लेंगे तो उसे हम हमेशा किससे कंसीडर करेंगे? d से। तो याद रखिएगा, x का छोटा सा पार्ट हमने यहां पे लिया तो वो क्या बन गया? dx बन गया। क्या बन गया? dx। अब अगर ये dx है तो ये वाला भी हिस्सा कितना होगा? dx। ये भी कितना होगा? dx। ऐसे करके हमने n dx बना लिया। इस पूरे पार्ट को मैंने स्मॉल स्मॉल dx में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया? स्मॉल स्मॉल dx में डिवाइड कर लिया। तो जो पहला वर्क डन आएगा वो भी बहुत छोटा ही होगा, dw1। क्यों? क्योंकि जब dx छोटा है तो वर्क डन भी कैसा होगा? छोटा। अब मैं इसे ले की ओर जरा ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को अगर मैं यहां बनाऊं तो यहां पर ये पार्ट आपका आ गया। इस पार्ट पर मान लीजिए एग्जांपल के लिए F इज इक्वल्स टू है 5 न्यूटन और ये वाला पार्ट है आपका dx। ये अप्रोक्सीमेट एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने उसका जस्ट अगला हिस्सा इतना छोटा लिया है कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया है उसके साथ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये वाला हिस्सा मान लीजिए आपका है 5 और जस्ट उसका अगला वाला जो पार्ट है वो है 5.00001 न्यूटन, तो इस 5.001 न्यूटन को मैं अप्रोक्सीमेट 5 मान सकता हूं, क्योंकि जस्ट उसका अगला हिस्सा, अगला पार्ट इतना स्मॉल है, इतनी छोटी वैल्यू है कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल है। ऑलमोस्ट क्या है? पैरेलल। सेम चीज यहां पर अगर मैं एक दूसरे पार्ट की बात करूं तो जस्ट यहां का ये पार्ट है आपका, अगेन आगे बढ़ते हैं, फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। मान लीजिए फोर्स की वैल्यू हो गई 7 न्यूटन, जस्ट उसके बाजू वाले की वैल्यू है 7.0001 न्यूटन। अब यहां पर 7.00001 न्यूटन इतना स्मॉल है कि मैं अप्रोक्सीमेट मान सकता हूं कि वो कितना है? 7 है। कितना है? 7। इसका मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट वैल्यू पर हम जाएंगे तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी छोटी होती है कि हम उसे अप्रोक्सीमेट उतनी ही वैल्यू मान सकते हैं। और हमको मालूम है कि रेक्टेंगल के फॉर्मूले में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों 90 डिग्री रहे इसके साथ पर, या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब हम उस पूरे के पूरे पार्ट को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें कि हमें वो अप्रोक्सीमेट पैरेलल ही मिले। जैसे एग्जांपल के लिए
हम जानते हैं कि अर्थ हमारा स्फेरिकल शेप का है। अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप का। लेकिन जब हम इस हिस्से में खड़े होते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, तो एक फ्लैट सरफेस है, बट एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं? स्फीयर की। बट हमको तो स्फेरिकल नहीं नजर में आता है, हम तो कहीं भी जाते हैं तो हमको वो फ्लैट ही नजर में आता है। तो याद रखिएगा, स्फीयर का, अर्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जहां हम रहते हैं वो हमारे लिए ऑलमोस्ट फ्लैट है। क्या है? ऑलमोस्ट हमारे लिए फ्लैट है। लेकिन क्या एक्चुअल में फ्लैट है? वो स्फीयर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? स्फीयर का ही पार्ट है। जैसे यहां पर अगर मैं इसे लूं, ये एक पार्ट ले लूं यहां पे, तो अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लूं तो ये अपने आप में क्या होगा? एक फ्लैट होगा। ये क्या होगा? एक फ्लैट सरफेस होगा। बट एक्चुअल में क्या है? सर्कुलर पार्ट है। तो वैसे ही अर्थ स्फेरिकल शेप का है, लेकिन उसके एक बहुत ही स्मॉल पार्ट पर हम रहते हैं, तो वो हमारे लिए अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है? फ्लैट सरफेस। सेम चीज यहां पर, ये एक्चुअल में कर्व सरफेस है, बट जब हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपस में क्या हो जाते हैं? एक रेक्टेंगुलर शेप का हो जाता है। अब यहां पर अगर आपको वर्क डन निकालना है पहले वाले हिस्से में, इस पहले वाले पार्ट में, तो dW1 इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx, और ये कौन सा हिस्सा है? 1, और ये कौन सा फोर्स है? 1। हम निकालते हैं dW2 अगले हिस्से का, F2 मल्टीप्लाइड बाय dx2। हम निकालते हैं वर्क डन 3 का, F3 dx3। ऐसे करके जब हम पूरा का पूरा वर्क डन निकाल लेंगे यहां से लेकर यहां तक का, तो ये पूरा का पूरा लास्ट में अगर आपस में हम ऐड कर दे तो हमें इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा एरिया। तो ध्यान से देखिए यहां पर कि जब मैं सारे वर्क डन को आपस में जोड़ दूं, सारे वर्क डन को आपस में जोड़ दूं, तो मुझे लास्ट में क्या मिल जाता है? नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन के लिए मुझे लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर मल्टीप्लिकेशन तो आ गया है, और इंटीग्रेशन में हमें क्या चाहिए होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, तो यहां पर हमें केवल एडिशन लगाना है। और एडिशन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो सिंबल कौन सा होता है? इंटीग्रल कैलकुलस का। कौन सा होता है? इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहां पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx, क्योंकि सारे फोर्सेस को जोड़ दिया गया तो F बन गया, सारे स्मॉल पार्ट को जोड़ दिया गया तो dx बन गया। अब यहां पर जब हम जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट वर्क डन। सो W इज इक्वल्स टू F इंटू dx, F इंटू dx। कुछ इस तरह से हमें वैल्यू मिली। तो यहां पर आपने देखा कि जब कोई इर्रेगुलर शेप होता है, या ये चीज आपको नजर में आ रही है, वो क्या है? इर्रेगुलर। क्या है? इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर सरफेसेस के एरिया को काउंट करने के लिए ही इंटीग्रेशन को हम लोग यूज करते हैं, या ऐसा कोई कैलकुलेशन जहां पर इर्रेगुलरिटी हो, तो उस इर्रेगुलरिटी की चीजों को काउंट करने के लिए, चाहे वो एरिया हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे कुछ भी हो, उसको काउंट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का यूज कहां होता है? कैलकुलेशन ऑफ irregular surfaces। कैलकुलेशन ऑफ एरिया हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, क्योंकि अल्टीमेट यहां पर हमने एरिया निकाला। लेंथ इनटू विड्थ में भी हमने क्या निकाला? अल्टीमेट एरिया निकाला। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जब किसी चीज को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका ऑलमोस्ट एक हिस्सा अपने आप में फ्लैट हो जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं अर्थ की बात करूं, तो यहां पर अगर ये अर्थ है हमारा स्फेरिकल शेप का, तो अगर मैं उसके बहुत स्मॉल हिस्से की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से लेकर अगर यहां तक की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक का, तो आप देख रहे होंगे ये ऑलमोस्ट अपने आप में क्या है? फ्लैट है। ऑलमोस्ट क्या है? अपने आप में फ्लैट। इस बॉर्डर को देखिए, इस बॉर्डर पर अगर मैं यहां से लेकर यहां तक के साइज की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक के साइज की बात कर रहे हैं हम, इस ब्लैकिंग को देखिए, ऑलमोस्ट अपने आप में क्या है? ये फ्लैट है। बट एक्चुअल में क्या है? फ्लैट है नहीं। तो याद रखिएगा, जब एक बहुत बड़े हिस्से के छोटे से पार्ट को लिया जाता है तो अप्रोक्सीमेट अपने आप में क्या हो जाता है? एक फ्लैट हिस्सा बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लैट हिस्सा। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से कैलकुलेशन कैसे हमने करना है समझ में आ गया है।
अब अगर मैं एक और बात करूं, एक छोटी सी बात इसमें हम और करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे पूरा वर्क डन नहीं निकालना है, मुझे केवल ये बताना है कि जब डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर था उस समय वर्क डन कितना था। जैसे देखिएगा मैं बताने वाला हूं आपको, मैं उसको अच्छे से यहां पे मान लीजिए हम उसी स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे वापस से। एक्चुअल में उसकी पोजीशन ये वाली है, एक्चुअल पोजीशन है ये वाली और फाइनल पोजीशन है ये वाली। ये क्या है उसकी फाइनल पोजीशन, जहां से आगे वो और नहीं बढ़ेगा। ये है उसकी इनिशियल पोजीशन। हमें निकालना है कि जब 4 सेंटीमीटर था, जब ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, यहां पर वर्क डन कितना होगा। तो हमें मालूम था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा हम पूरे इंटीग्रेशन पर वर्क डन निकालने के लिए इसी फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं, हम इसी को यूज करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए हमें निकालना था इनिशियल पोजीशन से इस इंटरमीडिएट पोजीशन तक वर्क कितना किया गया उसकी वैल्यू। हमें ये नहीं पूछा गया है कि टोटल वर्क कितना हुआ। टोटल वर्क मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल तक की पोजीशन। हमें बीच का एक पार्ट बता दिया गया कि आप निकालिए जब बॉडी को फोर्स लगाना चालू किया गया था और जब वो 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया तो उस समय उस पर वर्क डन कितना हुआ। तो याद रखिएगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिमिट्स। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से थी, 0, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 था और कहां तक निकालना है 4 तक। तो जब 0 से चालू होकर वो 4 सेंटीमीटर तक पहुंचा तब कितना वर्क डन है उसको हम लोग लिमिट से लगाते हैं। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो जहां से चीजों की शुरुआत होती है उसे लोअर लिमिट में रखेंगे और जहां तक जाना है उसे हम लोग अपर लिमिट में रखेंगे। तो ऐसे केसेस को इंटीग्रेशन में हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और इसके पहले जो हमने देखा था सिंपली इस तरह का फॉर्मूला, इसको कहते हैं इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो जहां पर एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिले, एक डिजिट मिले, उसे हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और जहां पर इक्वेशंस मिले, जहां पर कोई डिजिट ना मिले, उसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसे हम डिफाइन ना कर सकें। तो यहां पर समझ में आ गया वो आप लोग इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक इंटीग्रेशन होता है डेफिनाइट और एक होता है इनडेफिनाइट। अब यहां देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, इंटीग्रेशन का बेसिक यूज समझने के बाद कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो मैं साइड बाय साइड लिखते जाऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को, आप ध्यान से देखते जाइएगा। हमें मालूम है जो बेसिक फॉर्मूला था वो था d by dx x to the power n is equals to n x to the power n minus 1। इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला कुछ अलग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1। देखिए यहां पे पावर जो था वो डिफरेंशिएशन में सामने आ जा रहा था जैसे का जैसा। यहां पर पावर में एक ऐड करेंगे और उसे नीचे ले आएंगे। याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई में आ रहा था तो इसका उल्टा क्या होगा, डिवाइड। तो वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। यहां पर पावर एक कम हो रहा था तो यहां एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जस्ट उल्टा है ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान होगा, बस आपको देखते जाना है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना आया, कॉस एक्स। डीएक्स यहां ट्रांसफर होकर कहां चला गया, मल्टीप्लाई में। बहुत आसान है, समझिएगा। डीएक्स को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया
और साथ में क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, तो कौन बच गया, साइन एक्स, साइन एक्स। अगला डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, उसका आंसर कितना था, साइन एक्स। dx को यहां ले जाइए तो साइन एक्स dx, माइनस सिंबल को यहां ले आइए तो कौन बच गया, माइनस कॉस एक्स। माइनस सिंबल यहां आ गया, देखिए कुछ नहीं करते जा रहे हैं, बस छोड़ते जा रहे हैं चीजों को। अगला देखिए टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, dx को यहां ले जाइए, सेक स्क्वायर एक्स dx और क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन, कौन बच गया खाली, tan x। dx को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन लगा दिया, खाली इधर कौन बच गया है, tan x, तो लिख दीजिए आंसर में। अगला d बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स इंटू tan x, dx यहां ले जाइए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और लगा दीजिए इंटीग्रेशन, कौन रह गया, सेक एक्स, लिख दीजिए। अगला डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, माइनस यहां ले आइए, माइनस कॉसेक एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का आंसर क्या हो रहा था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो रहा था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक एक्स डी एक्स का आंसर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। अब यहां पर अगला पार्ट देखिए इसका, एक अगला पार्ट, दो तीन और फॉर्मूले हमारे रह गए हैं इसमें, जिसे हम देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हमारा होता था 1/x, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन हमारा होगा log x। एक फॉर्मूला बस कॉमन है जो चेंज नहीं होगा, वो होगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, यहां पर था e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x dx और इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, e टू दी पावर x। एक चीज बस आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा हुआ था 0, कितना हो रहा था डिफरेंशिएशन, 0 हो रहा था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को लिखा जाता है, उसी को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसको इस तरह से समझिए कि मैंने 1 को बाहर लगा दिया तो यहां पर केवल dx है, dx को इंटीग्रेट करेंगे, छोटा पार्ट है तो छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या बनेगा, बड़ा पार्ट बनेगा। तो यहां पर dx का बड़ा पार्ट कौन होता है, x, 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या आ गया, केवल आ गया x। इसका मतलब याद रखिएगा, अगेन वही चीज हम करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो जब छोटे छोटे पार्ट को करते हैं तो बड़ा पार्ट बन जाता है, तो इसीलिए याद रखिएगा x आ जाता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 यहाँ पर नहीं होता है, बेसिकली ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम इसे बाहर निकाल देते हैं और सारे छोटे पार्ट्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ा पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा पार्ट। यहीं पे अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 4x आता, क्यों, क्योंकि हमने इसको जोड़ना है, 4 को नहीं जोड़ना है, 4 तो कांस्टेंट अभी भी है,
याद रखिएगा इस चीज को। तो ये सारे फॉर्मूला हो गए, क्या हो गए, ये सारे फॉर्मूलाज। अब आगे देखिए, इसे पॉज करके आप लिख भी सकते हैं अच्छे से। अब आगे देखिए, कुछ और मैं बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन के ऊपर और इंटीग्रेशन के ऊपर। हमको एक चीज ये मालूम थी कि डिफरेंशिएशन में हमको एक चीज ये मालूम थी कि वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हमको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन निकालना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और सेम अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन टी को यहां ले आइए तो v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, यहां ले आइए a इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। इंटीग्रेशन लगा दीजिए पूरा, v इंटू डी टी इंटीग्रेशन, और पूरे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक बिगर वैल्यू। If we will add the small value of displacement, then we will get the bigger value of the larger value of displacement. Same thing we will do here. Integration a into dt. If we will add the small value of velocity, then we will get the bigger value of velocity. So integration of dv is nothing but v. तो यहाँ याद रखिए, दो इक्वेशन आपको मिल गए, डिस्प्लेसमेंट निकालने का इक्वेशन ये वाला और वेलोसिटी निकालने का इक्वेशन ये वाला। करेक्ट, समझ में आ गया? ठीक। अभी समझने के बाद मैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं आप सभी को। उस बेसिक न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस, इंटीग्रेट 4x स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहां पर हम x ले लेते हैं रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें मालूम है जिसका फंक्शन होता है वही चीज होनी चाहिए अंदर में, सेम चीज डिफरेंशिएशन की जैसे। अब इसके बारी बारी से अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx प्लस 4 के साथ भी इंटीग्रेशन आएगा 4 इंटू डी एक्स। 4 यहां पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। 4 यहां पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। और यहां पर अगले पार्ट में 4 पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन में इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होता है और वो ऐड हुआ पावर नीचे आ जाता है। करेक्ट? प्लस हमारा पहला फॉर्मूला था 4, छोटे छोटे dx को जोड़ा तो क्या बन गया? बड़ा dx। छोटे छोटे dx को जोड़ा क्या बन गया? एक बड़ा x बन गया। तो x लिख लेंगे उसे 4 इंटू 2 प्लस 1 x का पावर 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 4x। तो यहां पर ये वाली आई आपकी एक आंसर 4x क्यूब प्लस 3। क्या आया? 4x क्यूब प्लस 3। करेक्ट? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। अब एक चीज और समझिए, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब जो वैल्यू हम डिफरेंशिएशन में मिलती थी, अगर उसी वैल्यू को हम उल्टी निकालें तो हमें क्या मिलेगा? वो इंटीग्रेशन में वैल्यू मिलेगा। जैसे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज समझाने वाला हूं। डिफरेंशिएट 5x स्क्वायर प्लस 2 with respect to x, तो d by dx 5x स्क्वायर प्लस 2, हमें मालूम है 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और 2 सामने आ जाएगा। तो आप आंसर क्या आया? 10x। क्या आया? 10x इसका आंसर आया। इसी को इंटीग्रेशन में करके देखते हैं, क्या इंटीग्रेशन लगाने पर हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी वापस से? 5x स्क्वायर प्लस 2 क्या वापस से मिलता है? तो ध्यान से देखिएगा, इन
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। इन इंटीग्रेशन tan x dx, tan बाहर आया x dx, पावर कुछ नहीं, पावर कितना होगा 1 होगा, tan x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1, tan x to the power 2 upon 2 कट गया। तो फाइनल जो आंसर आया वो फाइनल आंसर कितना आया आपका 5x स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखिए हमारा फाइनल आंसर कितना आया 5x स्क्वायर प्लस 2। आफ्टर इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर हमारी एक्चुअल वैल्यू जो थी y की वैल्यू वो कितनी थी 5x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन जब इंटीग्रेशन किया इन इंटीग्रेशन तो हमको इंटीग्रेशन में कितनी वैल्यू मिली 5x स्क्वायर। इसका मतलब हमको एक चीज समझ में ये आ गई कि यहां पर कुछ चेंज आया है। डिफरेंशिएशन में प्लस के बाद 2 था बट इंटीग्रेशन में प्लस के बाद कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमको ये नहीं मालूम है कि 5x स्क्वायर प्लस के बाद में क्या वैल्यू हम लेंगे, क्या वैल्यू हमको लेनी है, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन हमको मालूम था वो +2 था बट इंटीग्रेट करने पर हमें वापस से वो वैल्यू नहीं मिली। इसलिए हम यहां पर एक पार्ट और ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने ये क्यों किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने इसलिए लिया क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद हमें नहीं मालूम है कि जो लास्ट वाली वैल्यू आने वाली है वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। इसीलिए इंटीग्रेशन में हमेशा हर फॉर्मूले के बाद +c यहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने पर लास्ट में जो वैल्यू आती है उस लास्ट वैल्यू के बारे में हमको नहीं मालूम होता है कि वो वैल्यू 4 थी, 5 थी कि 6 थी। जैसे यहां पर ये वैल्यू 2 थी बट यहां पर हमें ये वैल्यू नहीं मालूम थी, तो इसीलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया एक कांस्टेंट c, और उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या बोलते हैं इसको अननोन कांस्टेंट। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इंटीग्रेशन बनाएंगे तो बहुत सारे इक्वेशंस में आंसर के बाद में c लिया जाता है। और वो c क्यों लिया जाता है आपको मालूम चल गया, क्योंकि इंटीग्रेशन पर हमको ये मालूम नहीं होता है कि लास्ट में इंटीग्रेशन करने पर वो वैल्यू कितनी होगी, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं c लेते हैं। क्योंकि यहां पर हमको मालूम था कि डिफरेंशिएशन में 5x स्क्वायर प्लस 2 था, इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन करने पर हमको मालूम है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टी होती है। जो डिफरेंशिएशन में है वही उसका अपोजिट इंटीग्रेशन में। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमें वापस से वो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट हमें वो वैल्यू ना मिलकर क्या मिली 5 स्क्वायर प्लस 2। 5x स्क्वायर के बाद में हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो वो वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में हमको नहीं मालूम था, तो हमने इसलिए क्या लिया यहाँ पर कांस्टेंट लिया। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन के हर सॉल्यूशन के बाद में एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े तो आपको सेंटेंस में दिए गए चीजों को ही देख करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जो सेंटेंस में जो क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा उसी वैल्यू को देख करके आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो आपको समझ में आ गया आई होप कि कांस्टेंट क्यों यूज करना है, कांस्टेंट किस लिए यूज करना होगा, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये ओवरऑल इंटीग्रेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी जिसको हमने आज देखा कि किस तरह से वैल्यूज को निकालते हैं, क्यों कांस्टेंट यहाँ पर यूज किया जाता है, और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसमें एक्सेलरेशन की हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो इन सभी चीजों को देख करके याद रखिएगा बहुत आसान है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से देखा है या नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं सारे वीडियो को। बड़ी आसानी के साथ आप सारी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचे, उनका बेनिफिट हो, ये आप हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।